हाँ जी। जी भाई। लोकतंत्र के महापर्व के अंदर जिस तरह का चुनाव सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोगों ने लड़ने का प्रयास किया, आम जनता तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया और हर जनता के साथ कम्युनिकेशन जोड़कर कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस सिद्धांत, कांग्रेस सरकार के कार्य के आधार पर हम लोग जनता के बीच में गए। आज और अपना पक्ष जैसे हमने रखा कि भाई 20 साल आपने देवनानी जी को दिए और देवनानी जी के कार्यकाल के अंदर अगर अजमेर का पानी जयपुर चला गया हो तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अजमेर बिजली टाटा पावर के हाथ में चली गई, कौन जिम्मेदार है? एक कहानी सुनी थी कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, और पहली बार हमने देखा कि अजमेर के हितों पर कुठाराघात हो रहा था। हमारा विधायक मौन था, खामोश था और एक शब्द भी वो नहीं बोल रहा था। चाहे पानी 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे से होते हुए 108 घंटे पे चला गया। अजमेर की जनता त्राय त्राय कर रही है। बयान वीर विधायक नहीं, खाली बयान दिए। किसकी बड़ी विडंबना क्या होगी? नाम लेकर कच्ची बस्तियों को तोड़ने के लिए विधानसभा में क्वेश्चन लगाया जाता है कि ये कौन कौन जो है, चाहे वो बाबा रामदेव नगर हो, चाहे आतेड़ हो, चाहे ये दूसरी जो कच्ची बस्तियां हैं, उन कच्ची बस्तियों को तोड़ने का जब विधानसभा के अंदर क्वेश्चन लगाया जाता है और वासुदेव देवनानी जी के द्वारा लगाया जाता है और इधर आकर हर मोमेंट में जब जाके खड़े हो जाते हैं, तो इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कि विधानसभा के अंदर अब ये बात रखो, विधानसभा का समय भी आप जाया करो। हमारे यहाँ कच्ची बस्ती के नाम पे कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ विकास के नाम के ऊपर 5 करोड़ रुपए एक साल के मिलते हैं एक विधायक कोष के, और 5 साल के 25 करोड़ रुपए होते हैं। कहाँ खर्च किया, कहाँ लगाया, मुझे तो नजर नहीं आया। अगर आपको नजर आया तो मुझे बताना, मैं भी चल के। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कांग्रेस सरकार के द्वारा 3 लगातार बजट के अंदर 10-10 करोड़ रुपए हमें सड़कों पे दिए गए शहरी क्षेत्र के अंदर। सड़कों का जब भी काम हुआ, श्रीमान ने खाली जाके भाड़ा लगाने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री बजट के अंदर श्रीमान का क्या लेना देना, उसकी झूठी वाहवाही अर्जित करने का इन्होंने प्रयास किया। जबकि कांग्रेस सरकार की अगर कोई खूबी होगी और कोई नकारापन होगा तो खूबी भी हमें मिलेगी, नकारापन भी हमें मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी योजना के तहत के अंदर 25 लाख रुपए जो दिए गए थे, 100 यूनिट जो बिजली दी गई थी और जो खाद्य पैकेट जो दिए गए थे, हर मोमेंट पर जब कोरोना काल के अंदर भी जब फूड पैकेट वितरित किए जा रहे थे, तो याद दिलाना चाहता हूं, श्रीमान विधायक जी ने अपने खुद की फोटो लगाकर और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसे बयानवीर विधायक जिन्होंने इस अजमेर जो राजधानी का अधिकारी था, एक समय के अंदर जयपुर की जगह अजमेर को राजधानी मिलने वाली थी, पर इनके कार्यकाल के अंदर जो दुर्दशा यहां हुई है, नए साल के ऊपर, दिवाली के ऊपर ये अपने हर बार कार्ड छपाते हैं और कार्ड छपा के क्या बोलते हैं कि एलईडी ब्रिज मेरा सम्मान है, ये पाथवे मेरा सम्मान है। जब कोर्ट का आदेश आ जाता है तो सम्मान एक रातों रात अपमान में कैसे बदल जाता है? ये विचार विषय कि अजमेर की जनता 98% साक्षर है। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का हब था, हमारे यहाँ सोफिया थी, हमारे यहाँ कॉन्वेंट है, हमारे यहाँ इस्लाम्स है, पर आज एजुकेशन का हब कोटा बन गया। एजुकेशन का हब
शिखर बन गया। हम कहाँ थे, हम कहाँ आ गए। आज इस पूरे दरमियान के अंदर 20 साल के कार्यकाल के अंदर, वासुदेव देवनानी जी के कार्यकाल के अंदर 50 नए लोगों को रिक्रूटमेंट मिलाओ, नए लोगों को काम मिलाओ। अगर आप मुझे बताइए, सार्वजनिक रूप से मैं घंटा घर पे चढ़ के उनको माला पहनाऊंगा। अजमेर के अंदर ज्वाला प्रसाद शर्मा थे, वो यहाँ अजमेर के अंदर आपका जो रोडवेज का है केवल डिपो यहाँ लेके आए। बीके कौल साहब थे, वो HMT लेके आए। बीके कौल साहब थे जो यहाँ आपके रीजनल कॉलेज यहाँ लेके आए, मेडिकल कॉलेज यहाँ लेके आए। सचिन पायलट जी थे जिन्होंने यहाँ पे आने के सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेके आए, एरोड्रम लेके आए। किशन मोटवानी जब बिसरपुर का पानी लेके आए तो जगह जगह पंपिंग स्टेशन बने और लोगों का काम मिला। पर इनके श्रीमान के कार्यकाल का एक काम आप नहीं बता सकती। इन्होंने खाली केवल मात्र अजमेर का दोहन किया है, अजमेर का शोषण किया है और अजमेर को हर मोमेंट के ऊपर जनता को फर्स्ट श्रेणी से हटाकर फोर्थ श्रेणी में ले जाकर खड़ा कर दिया। जो अजमेर स्वाभिमान का प्रतीक है, जो अजमेर प्रगति का प्रतीक है, जो अजमेर ऐतिहासिक की धरोहर है, आज इनके कार्यकाल के अंदर जितने ये काम हुए, मैंने संकल्प पत्र के माध्यम से एक बात कही है। मैंने मेरा जो जारी किया है कि मुझे जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि 24 घंटे के अंदर अजमेर के प्रत्येक घर के घर में नल में पानी आएगा। अगर मैं इस 5 साल की ड्यूरिंग पानी लेके नहीं आ पाया तो आपके सामने फिर कमिटमेंट कर रहा हूं कि मैं जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि जनता की जो पेयजल की समस्या उसका निदान करने का प्रयास हमें करना चाहिए था और मैं करने का सतत प्रयास करूंगा। अजमेर के अंदर हमारे यहाँ जितनी जो पूरे मूवमेंट है, यहाँ एजुकेशन हब भी बनना चाहिए, अजमेर के अंदर टूरिज्म पॉइंट भी बनना चाहिए। जो हमारा जो टूरिस्ट जो बाहर से आता है, सुबह आता है शाम को चला जाता है, हमें कम से कम 3 या 4 दिन के स्पॉट देकर उसका स्टे करवाना पड़ेगा। होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना पड़ेगा हमें, आम लोगों को, ताकि टैक्सी वाले को काम मिलेगा, गाइड को काम मिलेगा, तमाम लोगों को यहाँ काम मिलेगा। तो हमें टूरिस्ट हब के रूप के अंदर भी इसे विकसित करना पड़ेगा, हमें एजुकेशन हब के रूप के अंदर इसको विकसित करना पड़ेगा। और जब वहाँ हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता। इसके साथ साथ मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये तमाम काम जो सरकार के अंदर जो होने चाहिए थे, तमाम काम को करने का हम सतत प्रयास कर रहे हैं। और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितनी योजनाएं जो दी गई है, चाहे वो फ्री मेडिसिन की हो, चाहे वो आपके फ्री बिजली की हो, चाहे आपके फूड एंड पैकेट्स की हो, चाहे आपके जो नई कमिटमेंट किया है कि कांग्रेस सरकार पुनः सत्ता में जीत के आएगी तो कांग्रेस सरकार 25 लाख रुपए का जो चिरंजीवी योजना है उसको 50 लाख में तब्दील करने जा रही है। प्रत्येक महिला को जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसको 10,000 रुपये प्रत्येक साल में दिए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा के अंदर जो पेंशन जो दी गई है उसको नियम बनाकर 15% हर साल उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। और तो और ये तमाम काम करने के साथ ये सरकार ने इस बात का भी कमिटमेंट किया है कि हम सरकार में आएंगे तो 500 रुपये के अंदर सिलेंडर, प्रत्येक महिला को 500 रुपये के अंदर गैस का सिलेंडर मिलेगा। आज इसके साथ साथ जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहे उसको, बच्चे को अगर इंग्लिश मीडियम के अंदर जगह होगी तो हम उसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर जगह नहीं होगी तो जो प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम का होगा उसकी जो फीस है वो फीस भी राशन सरकार देगी। जो बच्चा 12th के अंदर आ रहा है उसको लैपटॉप देने का प्रयास किया जाएगा। तो फिर और सबसे बड़ी बात यह है कि कल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो याद रखना दोस्तों, आज यूपी के अंदर सेंट्रल, आपके नहीं हिमाचल के इसमें, सॉरी आपके हरियाणा के अंदर, आज इनकी मध्य प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है और भारत सरकार की जो सरकार है, ये ओल्ड पेंशन स्कीम ये निश्चित रूप से जो समाप्त किए यहाँ भी समाप्त कर देंगे। पर यही हम जो कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट होगी तो हम इस OPS को कानून पास करके कानून का जो हम दर्जा देंगे ताकि कल की तारीख कोई गवर्नमेंट आवे पर उनका भविष्य हमेशा सुरक्षित रहे। ये तमाम मुद्दों को लेकर आपके बीच में आया था। उससे बड़ी मुझे विडंबना के साथ, बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत पीड़ा के साथ में, कि मैंने कभी भी लोकतंत्र के अंदर ऐसा दोहन, ऐसा दमन नहीं देखा जैसा दमन मैंने आज देखा। हमारे यहाँ पे सचिन पायलट जी, हमारे महबूब नेता अजमेर में आ रहे थे।
सचिन पायलट जी की आज यहाँ पे सभा रखी गई थी। यहाँ के प्रशासन के द्वारा हमें हेलीपैड की स्वीकृति दी गई, हमें वहाँ की पूरी मेडिकल की स्वीकृति दी गई और तमाम जो भी नाउंस के अंदर जो पैसा था हमने जमा करा के वो परमिशन ली। पर दुर्भाग्य की बात देखिए, ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी किशनगढ़ में बैठे हुए हैं और किशनगढ़ में बैठ के क्या कर रहे हैं, 4 घंटे रेस्ट कर रहे हैं। जब तक वो यहाँ रेस्ट करेंगे, जब तक आराम फरमाएंगे, जब तक एयर क्लीननेस नहीं मिलेगी, और एयर क्लीननेस नहीं मिलेगी तो जब तक पायलट साहब यहाँ जमीन उतर नहीं सकते। तो ऐसी विडम्बना, अगर आप श्रीमान देश के प्रधानमंत्री हो तो लोकतंत्र को जिंदा रखो। लोकतंत्र में जिसको जो हर आदमी को अभिव्यक्ति का अधिकार है, हर पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है, और आपने एक घोषित रूप से, एक घोषित इमरजेंसी के रूप के अंदर इस कार्य को आपने बंद करने का जो प्रयास किया है वो निंदनीय है। ये आम जनता को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे सचिन पायलट जी जैसे व्यक्ति का आम सभा को एक घोषित रूप से जो बंद करने का जो प्रयास किया गया है, जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और आने वाले समय के अंदर 25 तारीख को जब मतदान होगा, जनता अपना गुस्से का इजहार करेगी कि आप लोकतंत्र में खड़े होइए, चुनाव लड़िए, अपनी बात रखिए। ये थोड़ी होता है कि इसके अंदर कि आप कहने की बोले कि कानून कायदा बनाकर क्या करने आए हो आप। अजमेर के अंदर आपकी कोई सभा थी, यहाँ पे जिले में कोई सभा थी आपकी, सभा आपकी पाली के अंदर, सभा आपकी है ना कि राजसमंद के अंदर, दिन में आप रेस्ट यहाँ कर रहे हो, खाना यहाँ खा रहे हो, तो फिर परमिशन क्यों दिए भाई? अगर ये परमिशन नहीं देते तो हम इतनी बड़ी, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता को मान के चलिए वो हतोत्साहित नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता एक नए संकल्प के साथ, नए जोश के साथ जनता के बीच में गया है और ये मान के चला 25 तारीख के दिन मुंह तोड़ जवाब देगा। मैं तमाम आप जो लोकतंत्र के जो लोग बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग निष्पक्ष लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मेरी मदद कीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे साथ के अंदर, पर हमारे साथ में जो अनजस्टिस हो रहा है, अभी आप जाके देखिए जिस तरह से आपके होर्डिंग हटाए जा रहे हैं। अभी आप देखिए, अभी 6 बजे बाद में चुनाव प्रचार समाप्त होगा तो होर्डिंग एक विशेष पार्टी के क्यों हटाए जा रहे हैं, कौन उनको डायरेक्शन दे रहा है? इस पर भी सोचना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा कि जिस तरह की फासिस्टवादी ताकतें इस देश के अंदर से बढ़ती हुई इस नीचे से स्तर तक जो आ गई है, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए आप चौथा स्तंभ हो। निष्पक्ष होकर, अगर मैं गलत हूँ मेरी निंदा कीजिए, मैं गलत हूँ मेरी बात को लिखिए, पर मैं सही हूँ तो कम से कम मेरी मदद भी कीजिए। क्योंकि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं लड़ाई इस बात की नहीं लड़ रहा हूँ कि कौन विधायक बनेगा, मैं इस बात की लड़ाई लड़ रहा हूँ कि अजमेर, जो मेरा अजमेर, जहाँ मैं पैदा हुआ, पला, बड़ा हुआ और एक दिन इसी अजमेर से मैं समा जाऊँगा, ये मेरा अजमेर का वो गौरव पुनः लौट के आना चाहिए। अजमेर का जो स्वाभिमान वो फिर लौट के आना चाहिए। अजमेर को हम फिर ऊंचाई पर लेके जाएं। इसी संकल्प के साथ के अंदर मैं लोकतंत्र की इस महापर्व में शामिल हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रखेगी। ये नहीं चुनाव जो है आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ध्रुवीकरण को लेकर बड़ी बातें हो रही है। आप पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप सनातन विरोधी हैं और वीडियो भी आपके जारी हुए हैं। इस तरह का चुनाव आप किस तरह से लेते हैं? आपने जो सवाल पूछा है, राजनीति के अंदर हर बार बोला जाता है कि अश्वत्थामा मारा गया, और अश्वत्थामा मारने के लिए ये वो लोग हैं जो गणेश जी को दूध पिला देते हैं, ये वो लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। महेंद्र सिंह राठौर का इतिहास नहीं है। मैं 36 कौम को साथ में लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं सभी धर्मों का, सभी मजहबों का, सभी लोगों का सम्मान करता हूँ, और ऐसा कोई भी वीडियो जो आज ये प्रचारित करने की जो बात करते हैं, मैं उसकी घोरतम निंदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी अजमेर के अंदर ब्रह्मा जी की नगरी है, गरीब नवाज खाजा की नगरी है। हमारा यहाँ का पैगाम भाईचारे का वो आगे बढ़ना चाहिए, अमन चैन शांति रहना चाहिए। और जितने भी जो आपने कहा है इस टाइप के आरोप लगाने वाले लोग, कई लोग कहेंगे कि मैं जातीयवाद की बात करता हूँ। मैंने भैया पिछली बार जब चुनाव लड़ा, मुझे तकरीबन 7 से लेकर 8,000 सिंधी समाज का वोट मिला। मुझे सिंधी समाज ने मुझे वोट दिया, मुझे जाट समाज ने मुझे वोट दिया, मुझे ब्राह्मण समाज ने दिया, मुझे वैश्य समाज ने दिया। मुझे कौन सी थी जिसने वोट नहीं दिया? नहीं देते तो 70 साल का हाईएस्ट वोट कैसे मिलता है मेरे को? 70 साल का मुझे वोट मिला है। और मेरा राजनीतिक जीवन के अंदर कभी भी ये नहीं रहा कि मैं ऐसी राजनीति करने का प्रयास करूं।
जब भी किसी धर्म के ऊपर कोई आँच उठेगी, चाहे वो हिंदू धर्म हो, आप यहाँ बैठे हैं, जब जब आपके सनातन धर्म की जो बात ठेकेदार बने हुए हैं, पर जब सनातन धर्म की भी बात होती है तो जब महीने की 14 तारीख के अंदर गौ माता का चंदा इकट्ठा किया जाता है तो लड़ाता महेंद्र सिंह अपनी जेब से 21 रुपये निकाल के देता है। तो जो रोड पे खड़ा होकर वो भी लगाता है, पर जब दरगाह के सामने निकलता है तो वहाँ भी सजदा करता है, जब गुरुद्वारे के सामने निकलता है तो वहाँ भी अरदास करता है, जब जैनीस के मंदिर पे निकलता है तो वहाँ भी अपनी प्रार्थना करता है। तो आज ईसाइयों को चाहे चर्च हो, हम लोग सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। और जिस तरह का जो आप ये आरोप तो भैया कुछ भी लगा सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि महेंद्र लड़ौता राजा है। महेंद्र लड़ौता के पिताजी नगर निगम में नौकरी करते थे। महेंद्र लड़ौता एक आम आदमी है जो न किसी एमएलए का बेटा है, न कोई पोता है, न किसी ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष है। महेंद्र लड़ौता तो एक आम आदमी जो अजमेर के पुरानी मंडी में पैदा हुआ, नगर निगम में जाकर मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 21/3/58 निकाल लेना को, अभी अजमेर में पैदा हुआ हूँ और अजमेर में एक दिन समा जाऊँगा। तोबला स्कूल के अंदर पढ़ता था, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, पटरिया उलांग के जाया करता था। तो ये शहर क्यों, ये अगर एक आम आदमी जब यहाँ आता है और वो आरोप कौन लगाता है, वो आदमी जिसका अजमेर की जड़ों से कोई वास्ता नहीं है, जो आदमी उदयपुर से पलायन करके यहाँ आता है और आज भी उसका जब जड़ों के साथ के अंदर जुड़ाव नहीं है, अगर उसके जड़ों के साथ जुड़ाव होता तो अजमेर का विकास होता। अजमेर का विकास नहीं करके उन्होंने खुद का व्यक्तिगत विकास करने का हमेशा प्रयास किया है। ऐसे व्यक्ति जो आरोप भी लगाएंगे, पर जनता जनार्दन जानती है कि मैंने 5 साल इस ऑफिस के अंदर हारने के बाद बैठा हूँ। लोग जीत के नहीं बैठते हैं, मैं हार के बैठा हूँ। और अजमेर शहर के अंदर, अब चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, एक व्यक्ति लेके आए जो एक कह दिया कि महेंद्र लड़ौता ने ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर इतनी सी मिठाई भी खाई हो तो लड़ौता महेंद्र सिंह राजनीति से संन्यास ले लेगा। एक अजमेर शहर का करोड़पति सेठ, कोई दुकानदार अगर मुझे कह देवे कि मैंने 11 रुपये चंदे की रसीद कटवाई हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मेरी संस्था के ऊपर, मेरी यानी की निष्ठा के ऊपर अगर कोई उठाने की आँच उठाने की होगा तो मेरी अजमेर की आम जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और 3 तारीख इस बात का इतिहास लिखा जाएगा कि झूठी बातों करने वाले लोगों को जनता बेनकाब करेगी। जाट जी को कांग्रेस की बी टीम कहा जा रहा है और उनसे भी कोई आरोप लगाया है जो आपसे लगाया जा रहा है। तो जाट जी को कितना आप अपने कॉम्पिटिटर मानते हैं और उसे कांग्रेस की बी टीम कहा जा रहा है तो कितना नुकसान या फायदा? देखिए, ज्ञान जी जो है अलग विचारधारा के हैं, उनकी विचारधारा अलग है। आरएसएस की उनकी पृष्ठभूमि है। आज भी नरेंद्र मोदी की फोटो लगा के वो प्रचार कर रहे हैं, तो कांग्रेस की भी टीम कैसे हो सकती है? जो नरेंद्र मोदी की फोटो लगा के जो प्रचार कर रहा हो वो कांग्रेस की भी टीम तो हो ही नहीं सकता। ये तो इनका इंटरनल मामला है और इंटरनल मामले के अंदर इसमें मैं क्या जवाब दूं? दोनों लूडो का खेल खेल रहे हैं कि जो मोदी की, जो आज की तारीख के अंदर देवनानी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का वोट था या देवनानी का विरोध का वोट था, अगर हम 2 आदमी चुनाव लड़ते तो वोट मुझे कास्ट होता। अब उसको नया ऑप्शन मिल गया तो मुझे फायदा कैसे हो सकता है? मुझे तो नुकसान होगा भाई। आपने 5 साल पूरे इस ऑफिस के अंदर दिए, जैसे भी आपने कहा और देखा भी। इन 5 सालों में ऐसी क्या स्थितियां देखी जो आपने अपनी प्राथमिकता में शामिल की है? चुनाव जीतने के बाद क्या प्राथमिकता रहेंगी शहर के लिए? देखिए कौशल भाई, आपने अच्छा सवाल पूछा है। 5 साल के अंदर राजस्थान की मुख्यमंत्री जी ने हेल्थ के मामले के अंदर हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। दवाइयाँ फ्री, जांचें फ्री, मेडिसिन फ्री और फैसिलिटीज फ्री। तो उसमें तो हमारे पास कोई स्कोप ही नहीं था काम करने का। जहाँ तक रही आपके एजुकेशन, तो एजुकेशन में मेरे अजमेर उत्तर के अंदर राजस्थान सरकार ने 12 स्कूलों को 12th में कन्वर्ट किया। मेरे यहाँ पे 5 स्कूलें महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की बनी, तो एजुकेशन में हमें भरपूर दिया। मेरे यहाँ पे 6 मोहल्ला क्लिनिक बने। तो अब जो हमारे पास जो प्रायोरिटी के अंदर जो अजमेर की जनता जो त्राही कर रही है, वो कर रही है पानी के नाम पर। क्योंकि पानी के लिए हमें 4 चीज़ चाहिए। एक चीज़ सोर्सेज क्या है, दूसरा हमारा स्टोरेज क्या होगा, तीसरा हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे और चौथा हम लीकेज कैसे रोकेंगे। हमारे यहाँ बिसरपुर में बहुत पानी है, पानी बहुत अथा पानी है, पर बिसरपुर में पानी है, मगर श्रीमान जी के 20 साल के देवनानी जी के कार्यकाल में हमारे स्टोरेज नहीं बना।
अभी हमारे जो स्मार्ट सिटी के तहत में अगर स्टोरेज बन जाता और पानी अगर स्टोरेज में इकट्ठा होता तो डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत ही नहीं आती। एक विधायक को 5 करोड़ रुपये मिलते हैं और मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ 5 करोड़ रुपये एक विधायक को मिलते हैं। अगर विधायक प्लानिंग के रूप में अगर काम करे तो 50 जगह 10-10 लाख रुपये टंकी बना सकता है। और मैं आपके माध्यम से आज ये क्या चुनाव आचार संहिता है, मैं उसी प्लान के रूप में काम करूंगा और हमें जब मोस्टली वाटर पानी के जो स्टोरेज है वो बनाने पड़ेंगे। स्टोरेज होंगे तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इनके कार्यकाल के अंदर कहीं इन्होंने नहीं किया, इनको खाली एक काम किया कि नाली कहाँ है इसका उद्घाटन करना है, नाई की दुकान कहाँ है उसका उद्घाटन करना है, रोड पे कहाँ है भाटे कहाँ लगाना है। अगर कोई कहे नहीं कि कोई कैसा मोखाड़ मंत्री कोई फलाना मंत्री दिया है भाटा मंत्री कि जहाँ लेके जहाँ आ जाओ कि भाटा लगाओ और भाई मेरे की जय जयकार कराओ। सवाल है कि चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट रहती है कांग्रेस की, तो हमेशा कुछ खास चुनिंदा शहरों में सारी चीजें जाती है, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो या यूनिवर्सिटी हो कॉलेज हो। अजमेर क्यों पीछे? अजमेर इसलिए पीछे है रकीम भाई कि जिसका वकील कमजोर होता है वो मुकदमा हारता है। आपका जो एडवोकेट है, विधायक का ये काम है क्या किसी के घर पे जाके चौका लगाएगा या बर्तन मांजेगा? उसके पास एक टीम होनी चाहिए, एक सोच होना चाहिए। अजमेर पीछे इसलिए है इनके पास प्लानिंग नहीं है, इनका यहाँ आत्मीय जुड़ाव नहीं है। जिनका जड़ों से जुड़ाव होता है वो पेड़ हमेशा हरा रहता है। ये तो वह है परदेसी, कल आज यहाँ है। आपने देखा कभी रेलवे के डिब्बे के अंदर 4 आदमी मिलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, अपना टिफिन निकालते हैं, वो उसको खाना खिलाता है, ये अपना खाना खिलाता है, फिर कभी जीवन में दोबारा मिलते हैं। तो ये तो रेलवे के मुसाफिर है जो 2003 में आगे थे और वो रेलवे के डिब्बे में चल रहे हैं। यहाँ थोड़ी अगर आत्मीयता अगर इनके साथ में होती, अजमेर के साथ जुड़ाव होता तो ये काम करते। सर आपने कहा था कि पानी मिलना चाहिए शहर को 24 घंटे के अंदर मिलना भी चाहिए बात पर, उसके अलावा सेटिंग और क्या प्राथमिकता रहेगी कि ऐसा हो अजमेर शहर को ऐसा कुछ और दें वही जिससे शहर का। बिल्कुल आपने सही कहा है। मैं चाहता हूँ कि जब AIT बनता है उसी तरह से बच्चों के लिए राजस्थान IIT का गठन होना चाहिए। तो हमारे यहाँ का बच्चा जो आज की तारीख के अंदर गुड़गांव जाता है, हमारे यहाँ का बेंगलोर जाता है, अब राजस्थान स्तर पर जैसे IAS की सर्विस होती है ऑल इंडिया सर्विस और RS की होती है स्टेट सर्विस, तो स्टेट लेवल के ऊपर IIT का गठन होना चाहिए जिससे कि यहाँ ही आदमी उसमें पढ़े, शिक्षित हो और यहीं उसको रोजगार मिले। हमारे यहाँ कई आपको जो होने कई आपको यहाँ समय समय के ऊपर ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनकी सेमिनार करनी पड़ेगी, उनको बुलाना पड़ेगा, उनको बैठाना पड़ेगा। और जब उनके अंदर से जब लोगों को काम मिलता है तो नौजवान के हाथ में काम भी मिलेगा। इसके साथ अगर आप ये कहना चाहें कि मैं और क्या प्राथमिकता दूंगा, मैं अगर अजमेर शहर के अंदर चुनाव जीत के आया, कोशिश करूंगा कि एक भी ठेला वाला एक ठेला नहीं रहेगा रोड के ऊपर। तो क्या मैं मार दूंगा उन ठेले वालों को? मैं कोई ठेले वाला नहीं मारने वाला भाई। मैं जब आज इंदौर साफ सुथरा शहर बन सकता है, आप में से जो भी आदमी दिल्ली में गया हो वहाँ देखा होगा आपने कनाट पैलेस जो है पालिका मार्केट, वो पालिका मार्केट कहाँ है? जमीन के नीचे। ये बड़े मैदान किसका है? आज़ाद पार्क किसका है? ये आपका विजय की पार्क किसका है? इंडोर स्टेडियम किसका है? ये निगम की भूमि है नहीं। तो अगर हम सर्वे करेंगे 2 से लेकर 3,000 आपको ठेले वाले मिलेंगे, तो हम क्यों नहीं इसके नीचे 5,000 दुकानों का एक हब बनाएंगे जो एक ही जगह हब बने पालिका मार्केट दिल्ली की तर्ज के ऊपर, और हब यहाँ बने और उस हब के अंदर नीचे 4 व्हीलर की और 2 व्हीलर की 2 नीचे पार्किंग दी जाए और उसमें 2,000 या 3,000 जो ठेले वाला है, मैं यहाँ आपके मंच में नहीं कहना चाहता, वो करप्शन की मार में मर रहा है गरीब। पुलिस 4 घंटे आता है, 50 रुपये ले जाता है, 150 रुपये पर डे का दे देता है। उसको हम 3,000 रुपये के अंदर एक शॉप अगर हम प्रोवाइड कराएंगे, वो क्यों बरसात में खड़ा रहेगा? और बाकी की जो शॉप्स हैं उन शॉप को हम शिक्षित बेरोजगार को देंगे और साथ के अंदर उसके हम ईयर मार्क करेंगे कि जो 20 अगर आपने बार को दिया अपने नाई की दुकान, तो नाई इन फ्यूचर में नाई को सेल करेगा ताकि पूंजीपति आदमी वहाँ कब्जा नहीं कर पाए। वो 5 आपके सब्जी मंडी वालों के लिए है तो वो सब्जी वालों को रहेगा। 50 दुकानें आपको बुक सेलर की है
जैसे आप बुक सेलर की दुकान यहाँ खोलोगे, पुरानी मंडी का लोड खत्म हो जाएगा और लोग आए बैठे हब में अपना परचेज करें। और 5,000 शॉप में अगर 3,000 रुपये के हिसाब से भी हो तो एक महीने के 1.5 करोड़ रुपया होता है। तो निगम को 18 करोड़ रुपये साल की अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी। निगम अपने पैर पे खड़ा होगा, शहर सुंदर भी होगा, व्यवस्थित भी होगा। ये सोच आपको मुझे रखनी पड़ेगी। आपने कहा कि शहर को कैसे विकसित करेंगे। एम्बेसी होटल है या एलिड जो ब्रिज जो बनाया गया, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप में यहाँ से कोटा चले जाइए, आप में यहाँ से कोई उदयपुर चले जाइए, सब टर्मिनल के अंदर से जा रहे हैं ना। अब जब आप टर्मिनल जा रहे हैं तो एम्बेसी होटल से लेकर गंज के पीछे जा आपका गार्डन लोहार बैठे में उसका एक लेवल नहीं है। नीचे से एक अंडरपास क्यों दे देते हैं यहाँ से आप? अगर आप एक अंडरपास देंगे तो जिसको दरगाह जाना है, जिसको दिल्ली गेट जाना है, जिसको है कि आपके गंज में जाना है, जिसको फैजनगर रोड पे जाना है, नीचे से क्रॉस कर देगा ना। एक अंडरपास बाटा कंपनी से लेकर इंडिया टावर तक कच्चे रोड पे आप दे दीजिए। ये सीधा जिनको सीधा निकलना सीधा निकलेगा और शहर के ऊपर जो लोड है वो डिवाइड भी होगा। आप किसी एक आदमी का मकान में नहीं तोड़ोगे, एक दुकान को भी नहीं तोड़ोगे ना, बिना किसी को नुकसान दिए हुए। आपको सबको सामंजस्य के साथ सबके विश्वास को अर्जित करके शहर का विकास करना पड़ेगा। ठीक है, चलो।